एक बार फिर ऑडियो बुक अवेलेबल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलेक्टर साहिबा उपन्यास के 11वां अध्याय तक सुन लिया था। आज हम उसके आगे के अध्याय सुनेंगे। बिना किसी रुकावट के इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 12, लबासना एक रोमांस सेंटर। मैं आईएएस एग्जाम का इंटरव्यू दे रहा था, वह बीए कर रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वो आईएएस प्रीलिम्स में फेल हो रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था, वह भी अब इंटरव्यू दे रही थी। मैं फिर आईएएस प्री में बैठ रहा था, वह मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य का रोना। भले पूरे तन मन से जम करके पढ़ाई और ईमानदारी से किताबों के पहले साथ दोस्ती, फिर अपने सपनों की नगरी मसूरी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचना। तारीख थी 8 अक्टूबर 2020। सुबह सुबह ही देहरादून शहर यूपीएससी के नव चयनित अफसरों से गुलजार हो गया। कोई चेन्नई से फ्लाइट पकड़कर आया था, तो कोई गुवाहाटी से, कोई बस से आया था, तो कोई अपनी पर्सनल कार से। एंजल अपने मम्मी पापा और ताऊ जी के साथ दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून होते हुए मसूरी पहुंची। लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज के लिए 5 हॉस्टल हैं: नर्मदा, गंगा, कावेरी, सिल्वरवुड और न्यू हैप्पी वैली। कावेरी हॉस्टल और नर्मदा हॉस्टल एक दूसरे के ठीक सामने हैं और इन दोनों के बीच में होम टर्फ का कैफे है। बात यदि सिल्वरवुड की करूं तो ये लबासना अकेडमी से बाहर है। ये पहले एक निजी होटल हुआ करता था। जब ट्रेनी ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती गई तो अकेडमी द्वारा बाद में खरीद लिया गया। इसकी खासियत है कि इसमें बालकनी वाले बड़े बड़े कमरे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के कमरों में रहे बच्चों का लबासना के कमरों की क्वालिटी देखकर सिर चकरा गया। फर्स्ट फ्लोर पर 304 से 313 तक रूम लड़कों के लिए आवंटित हैं। फिर आता है ट्विन शेड रूम में एंजल का कमरा नंबर 314। फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्विन शेयरिंग रूम ही मिलते हैं, सिंगल रूम नहीं मिलते। 10 अक्टूबर से ही ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 2020 के बीच में ट्रेनिंग का मजा कोरोना ने किरकिरा कर दिया। साल 2020 जिसने पूरी दुनिया को एक समय घर में कैद करके रख दिया था। अक्टूबर में भी पूरे भारत में हर रोज लगभग 1 लाख के केस आ रहे थे। ट्रेनी अफसरों को सूचित किया गया कि 13 से 17 अक्टूबर की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। स्वाभाविक रूप से पहले दिन ही लड़कों की नजरें खूबसूरत आकर बोला बालाओं को तलाश रही थी। एक लड़का एंजल के पास, आई एम फ्रॉम बिहार, यूपीएससी रैंक 251। आई एम एंजल फ्रॉम राजस्थान। एंजल के पास 3 और लड़कियां खड़ी थीं। मजे की बात यह है कि एंजल को लबासना ट्रेनिंग सेंटर कम और मैरिज ब्यूरो ज्यादा लगता था। 2020 बैच के 421 प्रशिक्षु अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो चुका था लड़कों का यह महाअभियान कि मसूरी में कौन सी लड़की को जीवनसाथी बनाना सबसे ज्यादा मुफीद रहेगा। ट्रेनिंग सेंटर में कुछ गर्ल्स ऑफिसर भी पहले दिन से ही यह चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए, जिसकी आंखों में देखते ही वे खो जाएं। एंजल ने इस चीज को नोटिस कर लिया था और उसी शाम को उसने ये बातें मुझसे शेयर की थीं। एंजल ने बताया कि आईआईटीएंस यूपीएससी में ही नहीं इश्क लड़ाने में भी टॉपर थे और उनकी हरकतों से साफ साफ बयां हो रहा था। पहले दिन से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें से अधिकतर लोग ट्रेनिंग करने नहीं, लव पॉइंट पर इश्क फरमाने आए हों। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि मसूरी पहुंचने के बाद के कुछ दिनों में एंजल के तेवर थोड़े बदल से गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग अकेडमी की हवा जो लग गई थी, लेकिन प्यार की भी अपनी ताकत होती है। एंजल ने शाम को मुझे कॉल मिलाया और कहने लगी, वर्ष 2020 के मसूरी ट्रेनिंग बैच में बहुत सारे ऑफिसर बेहद संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी का यह 8वां अटेम्प्ट था तो किसी का ये 6ठा इंटरव्यू। कोई बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर मसूरी में आईएएस ऑफिसर बनने आया था, तो कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करके। गिरीश, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कठिनाइयां एवं बाधाएं जीवन के अंग हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो लोग उसे अपना दुर्भाग्य मानने लगते हैं, जबकि जीवन में संघर्ष को दुर्भाग्य नहीं, चुनौती समझना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि जिसका संघर्ष जितना गहरा होता है वह उतना ही प्रगति करता है। मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो जीवन में संघर्ष करता है। मेरे यार, मनुष्य जब संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाता है तभी वह कुंदन बनकर उभरता है। सच पूछो तो जीवन का संघर्ष हमारे लिए सबसे महान आशीर्वादों में से एक है। ये हमें धीरज, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता है। वास्तव में संघर्ष ही जीवन को निखारता, संवारता व तराशता है। जीवन में अगर संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। असल में संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और हमारा चरित्र ही ये तय करता है कि हम क्या बनेंगे। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सैलाब आए तो भी सपने जीवित रखें, क्योंकि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है।
जीवन में संघर्ष होने से श्री राम या महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन का जीवन आदर्श बना था। दरअसल संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। मैंने कहा, हाँ, आपकी बात गहराई वाली है एंजल। लगता है मसूरी में आज मोटिवेशनल चीजें ज्यादा बताई गई हैं। वैसे जीवन में छोटे बड़े संकट और संघर्ष के अनेक तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें उन तूफानों से विचलित न होकर धीरज के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कभी धैर्य का साथ न छोड़े तथा निराशा, उदासी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने पास न फटकने दे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो व्यक्ति में उत्साह, हिम्मत एवं संघर्षमय दृष्टिकोण की। मानव को चाहिए कि वह हमेशा कर्मठता एवं मनोबल से कार्य करता रहे और जीवन का संघर्ष जारी रखे। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझे और उससे भागने का प्रयास न करे। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। संघर्ष हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे हमें हमेशा उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो जितनी बार फेल होता हूँ उतनी ही तेजी से और उतने ही अधिक उत्साह से वापस अपने कर्मपथ पर लग जाता हूँ। सच बात है, तुम तो खुद अखबारों में मोटिवेशनल कॉलम में इन सब बातों को लिखते रहते हो। मैंने भी तुम ही से सीखा है गिरीश। ये तो आपका बड़प्पन है मैडम। क्या बात है, आज मैडम से संबोधित किया और इसी बात पर हम दोनों हंस पड़े। एक बात बोलूं, लॉकडाउन में कितनी सारी बंदिशें लग गई हैं जिनकी वजह से हम ठीक से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल का जितनी व्यग्रता, बेचैनी और बेताबी से इंतजार रहता है उतना अन्य किसी का नहीं रहता एंजल। मैंने कहा, यार गिरीश, भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वजह से बहुत डर लगता है कभी कभी। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कौन सी अनिश्चितता रह गई है जीवन में, बताओ। एक डर है जो सता रहा है, एंजल ने कहा। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी भी चीज से कभी रत्ती भर भी डरा ना हो। इस संसार में व्यक्ति लोभ व भय से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसी को परीक्षा का भय, किसी को अपने अपमान का भय, किसी को व्यापार में घाटे का भय, किसी को बीमारी का भय, तो किसी को धन के हरण होने का भय है। यही नहीं, आज अनेक अज्ञात किस्म के भय लोगों की जिंदगी को डावाडोल कर रहे हैं। जैसे तुम्हें, भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय मनुष्य के लिए एक ऐसा अदृश्य भूत होता है जो अदृश्य रहकर भी प्रतिक्षण मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। भय से व्यक्ति का मनोबल कमजोर पड़ता है। इस वजह से व्याकुलता, अधीरता और अस्थिरता की मनोदशा उत्पन्न होती है। ऐसी मनोदशा में चिंता का जाल जंजाल बुनकर व्यक्ति अपने चिंतन को बिगाड़ लेता है। भय की प्रतिक्रिया से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हालांकि अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया शरीर पर गंभीर होती है। भय सामान्यतः व्यर्थ के भ्रम, अंधविश्वास, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है। जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जीत के लिए डर अथवा भय पर काबू पाना आवश्यक है। भय से निजात पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है तथा अभय की साधना करनी आवश्यक है। भय पर काबू पाने के लिए ये जानने की कोशिश करें कि जो भय आपको सताते हैं, क्या उनका वाकई कोई वजूद है। दूसरा तरीका है कि जिस बात या काम से आपको भय लग रहा है, उस काम को बार बार करें। एक बार आप अपने डर का सामना कर ले तो आपको एहसास होता है कि यह उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जो भविष्य का भय नहीं करता, वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। वास्तव में संसार का सबसे आनंदित और खुश इंसान कौन है? वह जिसके पास अपार धन दौलत और शोहरत है। नहीं, दुनिया का सबसे आनंदित इंसान वो है जो निर्भीक निडर है, जो खुद को बिना हिचक अभिव्यक्त कर पाता है, जो कुछ हटके नया करने से डरता नहीं, नए नए प्रयोग करने से घबराता नहीं, जो नवाचार के सारे जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है, जो असफल होने से घबराता नहीं। वही है सबसे आनंदित व्यक्ति। भय और हिचक से ऐसी मुक्ति ही स्वर्ग है। मसूरी के 421 ट्रेनी अफसरों में एंजल सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि पूरे लबासना में उनके चर्चे थे। लड़के अक्सर उस पर तंज कसते थे कि आप कहाँ आईएएस बन गई, आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनी अफसरों के दिलों की धड़कनों को रोक देती थी। 421 लोगों का बैच होने के कारण हर हफ्ते कई बर्थडे पार्टियां भी होती थीं। एक दिन गंगा ढाबे के बाहर दो प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे। खोजी खबरची बता रहे हैं कि अमुक जी का अमुक से चक्कर तो पक्का चल रहा है, परंतु यह विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि यह चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है। शादी के मंडप तक जाएगा या ओयो ही अंतिम ठिकाना है। दूसरी तरफ दो लड़कियां बातें कर रही थीं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 2 बार ड्रेस बदलते हैं।
मुखर्जी नगर में महीने भर तक शेविंग न करने वाले मसूरी में हर दिन चेहरे चमकाते हैं। ये है मसूरी की हवा का असर। नवंबर दिसंबर की धूप मसूरी में बेहद सुखदायी होती है। फाउंडेशन कोर्स के आखिरी दिन एंजल ने सलेटी रंग की काशी भ्रमर साड़ी पहन रखी थी, नन्ही सुनहरी बूटियां तथा मैरून बॉर्डर। वह दोपहर 3 बजे के आसपास गैलरी में बाहर बैठी धूप सेक रही थी। तभी उनकी मम्मा का कॉल आया। लड़का आईपीएस ऑफिसर है और अपनी बिरादरी का है, दिखने में भी ठीक ठाक है। तुम कहो एंजल तो उनके पापा को हाँ बोल दें। मेरी भाभी सासू माँ ने एक ही सांस में इतनी बातें बोल दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, एंजल ने कहा और फोन काट दिया। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ गिरीश से, अन्यथा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी। उसके मन में ख्याल आ रहा था लेकिन उसने मम्मा से नहीं कहा। शाम को अपने रूम पर लौटने के बाद एंजल बिस्तर पर जाकर लेट गई और करवटें बदलती रही। नींद उसके नैनों से कोसों दूर थी। मन ही मन सोच रही थी, मम्मा को कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिरीश से प्यार करती हूं। प्यार ही नहीं, उन पर जान छिड़कती हूं। मम्मा का सख्त मिजाज अंदर से डरा भी रहा था। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी एंजल अपने मम्मी की सख्त मिजाज से बहुत डरती थी। सिलेक्शन से पहले तो स्थिति और ज्यादा सोचनीय थी। उनकी मम्मी पास में रहें तो कभी फोन कॉल पर बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। घंटों तक केवल टेक्स्ट मैसेज से चैटिंग हो पाती थी। एंजल मसूरी के हॉस्टल में उस रात को रोई, टूटी और बिखरी। लेकिन उनका मन किसी और से शादी करने को गवाही नहीं दे रहा था। एंजल की मां को भी यह अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी लड़की लड़की पर जाएगा। किसी के इश्क का भूत चढ़ा हुआ है जो समय बीतने पर उतर। मेरे घरवाले और रिश्तेदार हमारे बीच के रिश्ते को लेकर के बिल्कुल राजी नहीं होंगे। क्या हम कोर्ट मैरिज कर लें? एंजल ने मुझे कॉल करके कहा। करेंगे तो घरवालों की सहमति से ही। आप प्रतीक्षा करो, मैं रिश्ता लेकर के आपके घर आऊंगा। मैंने कहा। एंजल अब गिरीश की दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। वह जब भी व्हाट्सएप या फोन कॉल करके मुझसे पूछती कि मैं उसे दुल्हन बनाकर कब सनसिटी ले जाऊंगा, तो मैं उसे यह करके टाल देता था कि मुझे सेटल होना है, उसके बाद में आपके घर वालों को मनाएंगे। तुम कब आओगे? मेरे घर रिश्ते की बात कर रहे हैं। मम्मी और पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं। एंजल ने एक दिन फिर विवश होकर के कहा। एंजल, अपने पापा से कह दो कि मैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शादी करूंगी। तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। थोड़ा वक्त तो दो एंजल, मैंने बेपरवाही के अंदाज में कहा। उनकी चिंता तब बढ़ने लगी जब बाड़मेर के धोरीमना के धोरों से उनके घर में बहुत से रिश्ते आने लगे। एंजल पर शादी करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। जब अगली सुबह मैं और एंजल वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आईएएस सहेली ने उससे पूछा, कौन है ये? मेरा भावी दूल्हा, मैं तो इससे ही ब्याह रचाऊंगी। उसने तपाक से कहा। बिना सोचे बिना समझे जो चीज दिल से निकलती है वही चीज सही होती है। हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। रहे हैं। जितने आईएएस में सिलेक्शन होने के इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे बाद नहीं आए थे। एंजल ने बताया। इतने ज्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन न करा दे। मैंने कहा। हाँ, सहेलियां कह रही हैं कि लड़के का स्टेटस होना चाहिए। लड़के का क्या करें? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूं और स्टेटस का आकलन कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूं। वैसे पापा की कॉल आई थी, दीपावली पर घर बुला रहे हैं। मैंने एंजल को कहा, जाओ फैमिली के साथ दिवाली मनाना। तुम भी चलो मेरे साथ। मेरी फैमिली तुमसे मिलने को बेताब और बेकरार है। मैंने कहा, मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं, शादी उसी से करना जिनके बगैर आप नहीं रह सकते। तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो तो मुझसे शादी मत करो एंजल। मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, क्लास है 10 मिनट में। उन्होंने कहा और फोन रख दिया। पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आईएएस सहेली ने उससे पूछा, कौन है ये? मेरा भावी दूल्हा, मैं तो इससे ही ब्याह रचाऊंगी। उसने तपाक से कहा। बिना सोचे बिना समझे जो चीज दिल से निकलती है वही चीज सही होती है। हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं जितने आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद नहीं आए थे। एंजल ने बताया। इतने ज्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए आयोजन न करा दे। मैंने कहा, टी के लिए स्वयंवर का? हाँ, सहेलियां कह रही हैं कि लड़के का स्टेटस होना चाहिए। क्या करें? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूं और स्टेटस का आकलन कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूं। वैसे पापा की कॉल आई थी, दीपावली पर घर बुला रहे हैं। मैंने एंजल को कहा, जाओ फैमिली के साथ दिवाली मनाना। तुम भी चलो मेरे साथ।
मेरी फैमिली तुमसे मिलने को बेताब और बेकरार है। मैंने कहा, मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया है कि उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं, शादी उसी से करना जिनके बगैर आप नहीं रह सकते। तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो तो मुझसे शादी मत करो एंजेला, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, क्लास है 10 मिनट में, उन्होंने कहा और फोन रख दिया। कलेक्टर होता है, छुटभा या राइटर को कौन पूछता है? दिव्या ने कलेक्टरी की ताकत का एहसास कराते हुए कहा। चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, नीलोत्पल मृणाल, मनोज मुंतशिर और जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का पद क्लर्क की नौकरी लगती है। एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा। और यह सब छोड़ो, हमारे बैचमेट में कितनी ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने नॉर्मल लड़की से शादी की है। उन्होंने तो कभी स्टेटस देख करके शादी नहीं की। कोई लड़की पसंद आ गई तो आ गई। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं देनी चाहिए? फिर हम महिला सशक्तिकरण और पुरुष प्रधान मानसिकता की बात करते हैं। जब हम हर तरफ महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो स्टेटस वाला चक्कर लड़कियों भी को छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वे जीवन भर खुश रह सकें। स्टेटस से खुशी नहीं मिलती। एंजल, तेरी बात में दम है। गिरीश के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, कमाल का लिखता है। सुना है आप पर कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं गिरीश जी? तक मौन बैठी अलका लका ने गर्मा गर्म चर्चा का हिस्सा बनते हुए कहा। और मैं गिरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं आईएएस बन गई और गिरीश नहीं बन पाया, इसलिए मैं अलग हो जाऊं, क्या ये प्यार का मजाक नहीं होगा? एंजल ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा। याद है एंजल, तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक गिरीश ने एक मेंटर और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है और वह धूप, छांव और बारिश में तुम्हारे लिए छाता बनकर खड़ा रहा। अलका ने एंजल के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा। याद है, मुख्य परीक्षा हो या प्री इंटरव्यू हो या स्ट्रैटेजी, हर मोड़ पर गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी। उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे तुम अच्छे से जानती हो। यूपीएससी मेरा पैशन था, वो गिरीश ही था जिसके सहयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाए। उनकी सिर्फ यही एक चाहत थी कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊं। अब मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, मैं उसकी रूह को धोखा नहीं दे सकती। पर फिर माँ का पुराना राग, शादी कर लो। तंग आ गई हूँ मैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तुझे गिरीश बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुझ पर। दुनिया के लिए शायद तू एक व्यक्ति हो, लेकिन गिरीश के लिए तू पूरी दुनिया है। अलका ने बगल में बैठी मेन्यू पलटती एंजल को कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा। वैसे गिरीश दिखने में भी कामदेव के अवतार से कम नहीं लगता। दिव्या ने कहा। शादी के बाद वह मेरा हर कदम साथ निभाएगा और अगर उसमें कोई कमी है भी तो मैं उसे सुधार लूंगी, एंजल ने स्टूल से उठते हुए कहा। तीनों बैचमेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उठी। एंजल ने काउंटर पर बिल भरा और अपनी आईएएस सहेलियों के साथ वह नर्मदा हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। आसमान का रंग नीले से नारंगी हो चला था। अपने रूम बाथटब में जाकर एंजल ने लाइट ऑन कर चाबियां की होल्डर पर लटका और सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वह बहुत थकान महसूस कर रही थी, केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी। एक सुबह प्रोफेसर चटर्जी की भारी भरकम आवाज पूरे हॉल में गुंजायमान थी। हालांकि ट्रेनी ऑफिसर्स में से कुछ गोलू टाइप के ऑफिसर लेक्चर को बेहद ध्यान से सुन रहे थे। कई ऑफिसर इसलिए नींद फरमा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आईएएस बनने के बाद में ये लेक्चर सुनने का भला क्या फायदा। कुछ को नींद आ रही थी लेकिन वे लड़कियों की तरह शर्मा रहे थे और बाकी बचे कुछ ट्रेनी ऑफिसर अपने क्लासमेट की ही लड़कियों के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी लेकिन भावी एडमिनिस्ट्रेटर इससे बेफिक्र थे। कई तो ये भी सोच रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले रहे थे और मसूरी में भी ले रहे हैं, तो सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन न लेने में अंतर क्या रह गया है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में सालों पढ़कर पकने के बाद तो सिलेक्शन होता है, कम से कम यहाँ तो मजे से जीने दो यारो। सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे जिस कारण से तमिल, हिंदी और तेलुगु जैसे अन्य मीडियम वाले कई अफसरों के दिमाग को हवा भी नहीं लगती थी। रमन, जो तमिल भाषा से चयनित इकलौता आईएएस ऑफिसर था, उसे लाख कोशिश करने के बावजूद लेक्चर समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी। जबकि लबासना में लाइब्रेरियन से लेकर गेटमैन तक अंग्रेजी में बात करता था। ऐसा लगता था कि मसूरी भारत के बाहर कहीं ग्रेट ब्रिटेन में हो। मसूरी में डेली रूटीन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे के आसपास हो जाती है। दिन की शुरुआत आमतौर पर सुबह 6 बजे पोलो ग्राउंड में 1 घंटे या 6-10 किलोमीटर की जॉगन के साथ होती है। उसके बाद सुबह 9 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं और एक दिन में लगभग 5-6 सेशन शाम 5 बजे तक होते हैं।
प्रत्येक कक्षा सत्र 55 मिनट तक चलता है। शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खेल और घुड़सवारी की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। टाइम टेबल इतना व्यस्त रहता है कि कई बार ट्रेनिंग करने वाले ऑफिसर्स को घर पर फोन पर बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शिकायतें तो सामान्य हो जाती हैं। देखो अफसर बन गया गई है, अब टाइम थोड़े ही होगा इसके पास। इस तरह के ताने सुनने को मिलने शुरू हो जाते हैं। एक दो बार तो ये बात मैंने भी एंजल से कह दी थी कि इतना टाइट शेड्यूल कैसे हो सकता है। हाँ, संडे को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलती है। दूसरी ओर अनमैरिड अफसरों की अपने लिए रानी जैसी ही लड़की की तलाश जारी थी। वैसे लबासना में हैंडसम अफसरों की कमी नहीं थी। एंजल की सहेली रवीना का अमरीश पर दिल आ गया और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाने लगे। वैसे अगर कोई प्रशिक्षु लड़का प्रशिक्षु महिला अधिकारी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता तो सभी अफसरों में इस बात की फुसफुसाहट तेज हो जाती और यही बातें होती कि वह उसको डेट कर रहा है। इन बातों में कई बार सच्चाई भी होती थी। मसूरी के सभी फेमस रेस्टोरेंट्स में ट्रेनी अफसर डेट करते अक्सर दिख जाते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के दावों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक कुल 52 आईएएस अफसरों ने साथी अधिकारियों से शादी की है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि लबासना ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए रोमांस सेंटर भी है। अक्सर यह चर्चा होती थी कि आप कौन सी शादी करने जा रहे हो, लव मैरिज या कैडर मैरिज। मसूरी में कैडर आवंटित हो जाने के बाद अफसरों में कैडर वाला प्यार उमड़ जाता है। परिसर में ट्रेनिंग ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने की ही अनुमति दी जाती है। यहां तक कि मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। अपने रूम के बाहर कोई भी अफसर बाथरूम स्लीपर या सैंडल पहनकर नहीं घूम सकता। ऐसे करने पर दंड का भुगतान करना पड़ता है। क्लासरूम के ड्रेस कोड में पुरुष ऑफिसर्स को गर्मी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है और सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ लेदर शूज भी अनिवार्य हैं। वहीं महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट, औपचारिक जूते सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। सभी ऑफिसर्स को मेस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन करना होता है। एक दिन सुबह मैं मसूरी में घूम रहा था तो तैयब अली ने, मसूरी में बारिश तो धनौल्टी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, आओ जमकर एडवेंचर का लुत्फ उठाते हैं। मसूरी की वादियों में बरसात का नज़ारा बहुत ही मनभावन होता है, 100 बार देखकर भी मन न भरे ऐसा। मैंने कहा, स्नोफॉल के समय पहाड़ों को नज़दीक से भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लगभग 20 साल से निरंतर मैंने भी इस खूबसूरत जगह का दीदार किया है। सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह मसूरी भी है। मैंने भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत नज़दीक से देखा है। अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं तो आप भी उत्तराखंड स्थित मसूरी हिल स्टेशन की सैर का प्लान बना सकते हैं। यूं तो मसूरी में घूमने के लिए छोटी बड़ी कई खूबसूरत जगहें हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने जिन बेहतरीन जगहों को करीब से देखा है उनमें ये कुछ जगहें मेरी पसंदीदा रही हैं। लाल दिब्बा क्लाउड एंड कैंपटी वाटरफॉल, धनौल्टी, सुरकुंडा देवी मंदिर, ग्रीन विंडो एडवेंचर, मसूरी झील, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, झरीपानी वाटरफॉल, भट्टा फॉल, संतूरा देवी मंदिर, कंपनी गार्डन, माल रोड, गन हिल, पिक्चर पैलेस, लंबी वाइन धार और हाथी पांव। स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी दूसरी ऐसी जगह है जहां से सूर्यास्त का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, बल्कि मैं तो कहूंगा आप मसूरी के अलावा ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं भी नहीं देख सकते। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किमी की दूरी पर कैमल्स बैक रोड भी है, जिसका नाम ऊंट के पीठ के आकार की एक चट्टान से लिया गया है। कहा जाता है कि कैमल्स बैंक रोड का निर्माण सन 1845 में किया गया था। इस सड़क पर एक प्राचीन हवाघर भी है जहां बैठकर लोग खूबसूरत चोटियों को देख सकते हैं। इस हवाघर को ब्रिटिश काल में स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। हिमालय की चोटियों को करीब से देखने के इच्छुक लोगों के लिए यहां टेलीस्कोप उपलब्ध रहता है, जिसकी सहायता से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चौखंबा नंदादेवी की चोटियां साफ दिखाई देती हैं। भारत में अगर आप कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो मसूरी एक अच्छा विकल्प है। यह उत्तराखंड राज्य का एक रमणीय पर्वतीय नगर है। अपनी मनोहारी प्राकृतिक सुषमा के कारण इस नगर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इस नगर की औसत ऊंचाई लगभग 6,600 फीट है। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी F.J. शोर सन 1823 में अपने कुछ दोस्तों के साथ पर्वतारोहण करते हुए प्रथम बार यहां आए थे और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गए। कालांतर में यह नगर ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के हिल स्टेशन, प्राचीन मंदिर, झरने, घाटियां, वन्यजीव अभयारण्य और शैक्षिकी संस्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों में गनहिल, लाल टिब्बा और नाग टिब्बा आदि हैं। गनहिल पहाड़ी समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी से हर दोपहर को तोप से गोला दागा जाता था ताकि स्थानीय लोगों को समय की जानकारी दी जा सके। उस समय लोग अपनी घड़ियों को उसी के अनुसार सेट कर लिया करते थे। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टॉवर इस पहाड़ी पर स्थित हैं। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए एक जापानी कोप सन 1967 में स्थापित किया गया था। इस टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक निकटवर्ती इलाके बंद्रपुंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को देख सकते हैं। नाग टिब्बा मसूरी की अन्य लोकप्रिय पहाड़ी है। इसे नाग चोटी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां आकर कई साहसिक खेलों का आनंद उठाते हैं। यहां पर झरी पानी झरना, भट्टा झरना और मुस्सी झरना अपनी रमणीयता के लिए विख्यात है। मसूरी की सैर पर आने वाले पर्यटकों में केम्प्टी झरना अत्यंत लोकप्रिय है। समुद्र स्तर से इस झरने की ऊंचाई 4500 फीट है। इस क्षेत्र की सुंदरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेकिनन ने इसे एक पर्यटन स्थल में बदल दिया था। पर्यटन स्थल के अलावा यह नगर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ओक ग्रोव स्कूल, वयानबर्ग एलन स्कूल आदि के लिए प्रसिद्ध है। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ब्रिटिश राज में ये पंक्तियां हर शहर के कैंटोनमेंट एरिया में होर्डिंग्स पर लगी रहती थीं। यही पंक्तियां उस समय मसरी के मॉल रोड पर भी लगी थीं। लेकिन मोतीलाल नेहरू का परिवार इन पंक्तियों के लिए अपवाद था। 1920-40 ईस्वी के दौरान इंदिरा गांधी का नियमित विजिटिंग स्थल थी ये जगह। मसूरी की खोज 1825 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन यंग ने की थी। 1827 ईस्वी में लैंडोर में सैनिटोरियम बनाया गया जो बाद में कैंटोनमेंट बन गया। समुद्रतल से 5991 फीट की ऊंचाई पर बसे इस शहर की जनसंख्या 1901 में महज 6500 के आसपास थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार आज 3 लाख से ऊपर है। देहरादून से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर 1900 में रेलवे से जुड़ा। मंसूर नामक स्थानीय पौधे की वजह से इसका नाम मंसूरी पड़ा, जो आगे बिगड़कर मसूरी हो गया। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन अधिकृत तिब्बत से भागकर यहीं शरण ली और तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड आज भी एक स्थानीय किताब की दुकान में शाम के 3 बजे नियमित रूप से अपने पाठकों से मिलने आते हैं। 1853 का सेंट जॉर्ज स्कूल यहाँ का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। 1850 में बने वुडस्टॉक स्कूल में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं को प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रशिक्षण दिया जाता था। चील देवदार के जंगलों में बसा ये शहर भारतीय सैलानियों के लिए आज भी बहुत आकर्षण रखता है। मसूरी का 125 साल पुराना हाथ रिक्शा आज भी आकर्षण का केंद्र है, जो माल रोड पर पर्यटकों के दर्शनार्थ रखा है। मसूरी के हाथ रिक्शा का एक इतिहास है। 19वीं शताब्दी आते आते मसूरी एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में स्थापित हो चुका था, परंतु पहाड़ पर आवागमन एक समस्या थी। तब 1890 में एक व्यवसायी ने हाथ रिक्शा का प्रस्ताव रखा। इसे अंग्रेजों ने बहुत पसंद किया, यहां तक कि इसके निर्माण के लिए चार्ली विली होटल के परिसर में जगह भी दी। आजकल उसी होटल में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी खुली है, जहां आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। दिल्ली से नजदीक और अमूमन सस्ता होने की वजह से साल भर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। मसूरी नगर निगम इस भीड़ को संभाल सकने में नाकाम रहा है, फलतः पर्यटकों द्वारा किया गया कचरा इस जगह के आकर्षण और स्वच्छता को लगातार बिगाड़ रहा है। अत्यधिक निर्माण विनिर्माण गतिविधियों के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में तापमान में वृद्धि भी हुई है। इसे रोके जाने की आवश्यकता है। मसूरी घुमक्कड़ी का सबसे सही समय या तो मई जून की भरी गर्मियों में है या जनवरी की हाड़तोड़ सर्दियों में। हालांकि सर्दियों के मौसम में यहां जाना थोड़ा जोखिम भरा है। स्नोफॉल की वजह से मसूरी के सभी पहाड़ी रास्ते इतनी फिसलन भरे हो जाते हैं कि यहां अक्सर रोड पर गाड़ियों के फिसलने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मसूरी पर जे माथुर की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। हुस्न की वादियों में बसी पहाड़ों की रानी मसूरी है ये। गढ़वाल का ताज है पर्यटकों की दीवानगी मसूरी है ये। चौड़े पतले टेढ़े मेढ़े रास्तों से चढ़ते हुए बसी है ये, जहां पानी भी ठंडा है और हवा भी बहती ठंडी है ये। पर्यटनों के स्थलों से भरी हुई सुंदर प्रलोभनकारी है ये। हर प्रेम करने वालों के अटूट प्रेम की मनोहारी है ये। डूब जाए इसकी खूबसूरती में ऐसी कलाकारी है ये। लोगों के दिलों को जो जोड़ दे ऐसी न्यारी है ये। इसी तरह अध्याय 12 समाप्त हुआ। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारी ये कहानी और अधिक लोगों तक पहुंच सके और बाकी लोगों को भी प्रेरित